हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां हम लोग जेन स्ट्रीट वर्सेस सेबी का जो मामला चल रहा था उसकी हेयरिंग कल है। ठीक है, हेयरिंग में क्या है बेसिकली कि जेन स्ट्रीट ने वापस से सैट में एक अपील फाइल करी है कि सेबी के बेसिकली जो भी ट्रांसपेरेंसी उसको लेकर, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट का प्रूफ है उसको लेकर। तो डेफिनेटली कल हेयरिंग है, क्या होने वाला है वो सब डिटेल में आज देखेंगे। ठीक है, और पूरी इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल क्या बेसिकली ये मामला था, क्यों क्लीन चिट मिलने के बाद वापस से सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी, और फिर क्यों जेन स्टेट ने वापस से उसमें बेसिकली कहा है कि अगर क्लीन चिट मिल चुकी तो ये दोबारा जांच क्यों की जा रही है। ठीक है, तो सारी डिटेल आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि जेन स्ट्रीट क्या है। तो जेन स्ट्रीट एक यूएस ट्रेडिंग जायंट है जो सेबी के इन्वेस्टिगेशन रडार पर आई थी। कब आई थी बेसिकली? जब उसने मैनिपुलेशन स्टार्ट किया था, तो उसकी जब सेबी ने जांच करी तो बेसिकली उसके रडार पर ये जेन स्ट्रीट आई थी। सेबी ने क्या बताया था कि मार्केट के मैनिपुलेशन के लेकर एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया था, किसके ऊपर? जेन स्ट्रीट के ऊपर, और एक शुरुआती जांच बेसिकली शुरू कर दी थी। क्या ये केस इंडिया के स्टॉक मार्केट रूल्स और पॉलिसीज़ को बदल देगा? क्योंकि डेफिनेटली अब जो ये केस है बेसिकली सैट में जा चुका है, इसके बाद सेबी में भी बेसिकली 15 तारीख को हेयरिंग है। तो बेसिकली क्या अब ये रूल जो आएगा, या जेन स्ट्रीट जीतेगी या सेबी जीतेगा, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे रूल में बहुत ही, पॉलिसीज़ में बहुत ही चेंजेस होने वाले हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली हम लोग कुछ और डिटेल देख लेते हैं, क्या डिटेल है। तो सेबी ने जो जुलाई 2025 में इंटरिम बैन लगाया था, किसके ऊपर बैन लगाया था? जेन स्ट्रीट पर। ठीक है, और बेसिकली उनके जो भी 4843 करोड़ हैं, यानी कि 567 मिलियन यूएसडी, उसको फ्रीज कर लिया था। ठीक है, फर्म ने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वापस से बेसिकली फर्म ने भी उसको डिपॉजिट कर दिया था। तो बेसिकली सेबी ने जुलाई में इसको बैन लगाया था, पहली चीज़। बैन के बाद ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन तो हटा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी बेसिकली जो जेन स्ट्रीट है उस फर्म ने ट्रेडिंग को कंटिन्यू नहीं रखा। ठीक है, तो बेसिकली सेबी ने तो बैन लगाया, बैन लगाने के बाद इतना फ्रीज़ किया, फर्म ने डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन जब ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन सेबी ने हटा दिया, बैन हटा दिया, तो उसके बाद भी बेसिकली जो आपकी ये जेन स्ट्रीट फर्म है उसने ट्रेडिंग को कंटिन्यू नहीं रखा। तो जेन स्ट्रीट ने सैट में अपील फाइल की है। अब जेन स्ट्रीट ने क्या है, सैट सैट मतलब जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, उसमें फाइल अपील की है कि डॉक्यूमेंट और प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ट्रांसपेरेंसी है, जो जांच हो रही है, उसको लेकर सैट पर एक जैन ने स्टेट ने अपील की है। तो सैट हेयरिंग 9 को है, यानी पहले वो 8 को थी, बट अब वो 9 को है। और एक बेसिकली सेबी डब्ल्यूटीएम हेयरिंग भी है 15 को। डब्ल्यूटीएम मतलब क्या होता है? होल टीम मेंबर बोलते हैं जिसे। तो ये ओवरऑल बेसिकली डिस्कशन था, जहाँ पे बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि बेसिकली सेबी ने तो बैन लगाया था, फिर फ्रीज किया, फिर फॉर्म ने डिपॉजिट किया, लेकिन रेस्ट्रिक्शन आने के बाद भी फॉर्म ने बेसिकली ट्रेडिंग को रिज्यूम नहीं किया। ठीक है, जेन स्टेट ने बेसिकली फिर सैट में बेसिकली एक अपील फाइल करी डॉक्यूमेंट और प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को लेकर। तो बेसिकली अब ये हेयरिंग 9 तारीख को है, और एक डब्ल्यूटीएम यानी सेबी की, सेबी में भी एक हेयरिंग है 15 सितंबर को। सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि जेन स्ट्रीट का बैकग्राउंड क्या था। तो जेन स्ट्रीट एक न्यूयॉर्क बेस्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है, जो कि बहुत ही ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, ये बेसिकली ईटीएफ डेरिवेटिव एल्गोरिथम ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है। ठीक है, इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट में इनडायरेक्ट प्रेजेंस है इसका। ठीक है, तो बेसिकली जेन स्ट्रीट क्या है, बहुत ही ग्लोबल प्रेजेंस रखती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि बहुत ही एल्गोरिथम ट्रेडिंग परफॉर्म करती है, और बेसिकली इंडियन मार्केट में भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस है। तो ये जेन स्ट्रीट की बात है। सेबी की रूल बात कर लेते हैं। तो सेबी एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है 1992 से। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है? तो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना है, मैनिपुलेशन करना, और कोई भी टाइप की इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना है इसका काम। तो जेन स्टेट ने केस में एक्सपायरी डेट पर मैनिपुलेशन और अनफेयर ट्रेडिंग आई ऑफ रेगुलेटर बनाया है। तो डेफिनेटली जेन स्ट्रीट का जो भी एक एक्सपायरी डे मैनिपुलेशन था, ठीक है, और अनफेयर तरीके से जो ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म थी, उसके ऊपर बेसिकली सेबी की नज़र पड़ी थी। इसी वजह उसने बेसिकली फ्रीज भी किया अमाउंट जो भी इरेगुलर एक्टिविटी से कमाया गया था, और प्लस उसके ऊपर जांच भी बैठा दी। तो बेसिकली इसका काम ही यही है कि प्रोटेक्शन करना, मैनिपुलेशन, इनसाइड ट्रेडिंग को रोकना। तो सही बेसिकली एक प्राइमरी रोल करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना रहे सिक्योरिटीज़ में, और प्रमोट करती है बेसिकली कोई भी तरह की इरेगुलरिटी एक्टिविटीज़ ना हो स्टॉक मार्केट में। तो ये बेसिकली सेबी का रोल होता है। तो डेफिनेटली बेसिकली केस की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो बेसिकली इनिशियली बेसिकली जांच जो स्टार्ट हुई थी वो 2023 के एंड में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो कि बेसिकली सिंपल थी, लेकिन बाद में चलिए 2024 तक की बेसिकली इसको फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में ला दिया गया, यानी कि इस पर सीरियस बेसिकली जांच स्टार्ट हो गई। तो इनिशियली तो बेसिकली 2023 में एक बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती जांच थी, बट जब 2024 की बात अप्रैल तक आते आते ये फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बन गई, मतलब सेबी भी अब और ज़्यादा सीरियस ले लिया इस जांच को, और प्रॉपर जांच शुरू कर दी। तो सेबी को बेसिकली शुरुआती जांच मिली और उसमें कुछ कंप्लेंट मिली, उसके बेसिस पे बेसिकली सेबी ने एक प्रॉपर डीपर जांच शुरू कर दी थी।
तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आया? बेसिकली जाँच हुई, 2024 में प्रॉपर जाँच भी हुई, उसको क्लीन चिट भी मिल गई, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन भी हट गया। तो ये वापस से इस कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट हुआ? तो बेसिकली सर्विलांस टीम की वजह से, ठीक है, जो भी सेबी की सर्विलांस टीम थी पहली वाली, उसने बेसिकली कोई भी इश्यू नहीं पाया। बेसिकली उसने जाँच करी, उसने देखा कि जेन स्ट्रीट के पास बेसिकली जो थोड़ा बहुत इर्रेगुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू काम किया है, उसका फ्रीज़ कर दिया अमाउंट और बेसिकली क्लीन चिट दे दी ताकि अब तुम वापस से ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करो। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कब आया? जब बेसिकली एक नई टीम आई, ठीक है? तो जब एक नई टीम आई उसने रिपोर्ट को पलट दिया, रिपोर्ट को पूरे तरीके से पलट दिया और एक नए एलिगेशन के साथ जाँच शुरू कर दी। यही पॉइंट जेन स्ट्रीट के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं सवाल खड़ा हो गया कि पहले तो सेबी सर्विलांस की टीम जो अर्लियर थी उसने तो बेसिकली क्लीन चिट दे दी थी, ठीक है? जाँच करी उसने क्लीन कोई अगेंस्ट इश्यू नहीं पाया और बेसिकली जो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। बट दोबारा जब एक और सर्विलांस टीम बैठी तो उसने क्या किया बेसिकली उसको पलट दिया जाँच को, ठीक है? एलिगेशन को पलट कर और बेसिकली अब नई इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी। तो अब यही बात आ गई कि जेन स्ट्रीट ने अपील की है कि उसने जो पहली प्रियोर यानी पुरानी जो एनालिसिस थी, जो भी उसकी जाँच थी, उसकी बेसिकली एनालिसिस और कम्युनिकेशन को पूरा एक्सेस मिले। यानी कि जो भी पुरानी जाँच हुई है, जो भी पुरानी बेसिकली हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन हुआ है, उसका पूरा क्या हो जेन स्ट्रीट को एक्सेस मिल सके। इसी वजह से बेसिकली केस थोड़ी और कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गई। तो एलिगेशन था कि बेसिकली एक्सपायरी डे इंडेक्स में मैनिपुलेशन करना है। किसके थ्रू? कैश, फ्यूचर और ऑप्शन के कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बना के। ठीक है? यानी कि इंडेक्स को मैनिपुलेट करना, कैश के थ्रू, फ्यूचर और ऑप्शन को इन सबको कोऑर्डिनेट करना मतलब एक साथ कोऑर्डिनेशन में लाकर ताकि हम इंडेक्स की मैनिपुलेशन को कर सकें। तो जेन स्ट्रीट के ऊपर एलिगेशन थे कि वो बैंक निफ्टी को इन्फ्लुएंस करता था डेरिवेटिव्स के प्रॉफिट को बेनिफिट लेने के लिए। यानी कि जो भी उसकी डेरिवेटिव्स पोजीशन थी उसको प्रॉफिट में लाने के लिए वो बेसिकली बैंक निफ्टी के इंडेक्स को मैनिपुलेट करता था। कैसे? उसके फ्यूचर और कैश सेगमेंट के थ्रू। सेबी क्लेम कर रहा है कि वो अनफेयर प्रॉफिट जो था वो बहुत ही गलत है और बेसिकली ये जो भी गेन अनवांटेड गेन आया, अनलॉफुल गेन आया, वो सब बेसिकली एक इर्रेगुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू आया है। ठीक है? तो सिंपल एलिगेशन ये है कि एक्सपायरी डे का मैनिपुलेशन होता था, बैंक निफ्टी में प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जाता था थ्रू इसके जो भी स्टॉक्स हैं उनमें कैश और फ्यूचर के थ्रू। तो ये बेसिकली एक तरह का जो प्रॉफिट है ये अनलॉफुल है। तो बेसिकली बैन के बाद एमसीएक्स और बीसीएम में एक स्लाइटली रैली आई थी क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ गया था बेसिकली कि सेबी जो जांच कर रही है यानी कि अब जो स्टॉक मार्केट में कोई भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, इसलिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आने की वजह से मार्केट में छोटी सी रैली आई थी। तो सेबी ने कुछ नए रूल भी इंट्रोड्यूस कर दिए कि जो भी इंटर ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजीशन है उसको और स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगी 2025 से, यानी कि 2025 से अक्टूबर के जो भी इंटर डेरिवेटिव पोजीशन है उसको और भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा सेबी के द्वारा। ठीक है? फॉरेन अल्गो ट्रेडिंग फर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। रीज़न है क्योंकि अब उनको कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी को का पालन ज़रूरी होगा करना। ठीक है? तो न्यू रेगुलेशन के मुताबिक अब एल्गोरिथम ट्रेडिंग फर्म जो होंगी वो मेंटेन करने होंगे और स्ट्रिक्टली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होगा। इससे ज़्यादा क्या होगा कि इससे अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस और ज़्यादा आएगी। तो ये बेसिकली मार्केट का इम्पैक्ट था। फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं तो इस केस के आगे का रास्ता सैट यानी सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल और होल टाइम मेंबर की सुनवाई से क्लियर होगा। यही दो सुनवाई इस केस का लीगल डायरेक्शन तय करेंगी। अगर जेन स्टेट जीतती है और उसे कानूनी प्रक्रिया में सही बर्ताव और ट्रांसपेरेंसी मिलता है तो ये आने वाले समय में एक बड़ा प्रेसिडेंट मिसाल बन सकता है। अगर कोर्ट में जेन स्टेट जीत जाती है तो इससे सेबी की कार्रवाई पर सवाल उठ सकते हैं और उन्हें आगे के और संविधानी से काम करना पड़ेगा। सेबी की जीत तो इससे पूरा मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। इससे ये साबित होगा कि सेबी मार्केट मैनिपुलेशन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके हिसाब से सेबी का एक्शन जस्टिफाइड है या ओवर रीच है? अपनी ओपिनियन कमेंट जरूर बताना। ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।